आज हम लोग फ्रांस की क्रांति के विषय में जानेंगे और जिसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि जो फ्रांस में क्रांतियाँ हुई उसमें 1789 ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये इम्पोर्टेंट क्रांति है, इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। इसके बाद 1830 में क्रांति हुई, 1848 में और 1871 में ये क्रांतियाँ हुई। इनके विषय में भी चर्चा करेंगे और महत्वपूर्ण जो होगा जो है वो है 1789 की क्रांति। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्रांति के विषय में जाने। देखिए, सबसे पहले तो कोई भी घटना होती है उसके कारण होते हैं, तो उसी क्रम में 1789 की फ्रांसीसी घटना के कारण की पर चर्चा करते हैं, जिसमें देखिए ये जो ऐतिहासिक बातें हैं उनमें ये प्रमुख बिंदु सामान्य तौर पर ये होते हैं जिनमें हम कारण देखते हैं। एक तो राजनीतिक कारण होते हैं, सामाजिक कारण होते हैं, आर्थिक होते हैं या अन्य कुछ उस घटना से संबंधित होते हैं। तो इन्हीं बिंदुओं को हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अ, अन्य कारणों में जो हम बात करेंगे इसमें बुद्धिजीवी वर्ग है कि इनकी भूमिका है और अमेरिकी क्रांति है, इस पर चर्चा करेंगे। तात्कालिक कारणों पर भी चर्चा करेंगे, ये डिफरेंट होते हैं हर घटना के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इसके कारणों पर। सबसे पहले राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारणों में हम थोड़ा सा इसकी अ, चूँकि उस समय राजतंत्र था और राजा अधिकांशतः जो सभी जगह के लिए लागू है, सभी राजाओं के लिए लागू है, वो राजा निरंकुश होते थे, स्वेच्छाचारी, असीमित अधिकार होते थे उनको। और राजत्व का जो दैवीय सिद्धांत है, राजा हमेशा अपने आप को समाज का भाग नहीं मानता था कहीं भी। राजा हमेशा राजा के दिमाग में ये बैठा रहता था कि हमें तो भगवान ने, गॉड ने, अल्लाह ने सीधे शासन करने के लिए ही भेजा है और उसके ऊपर कोई अंकुश नहीं है, उसके ऊपर कोई नहीं है। तो इस तरह से ये साधारण सामान्य से कारण होते थे हर राजाओं के लिए। ये प्रमुख कारण बने हैं कहीं की भी क्रांति के लिए, जहाँ भी क्रांतियाँ राजाओं के खिलाफ हुई हैं। अमेरिका की क्रांति की बात करें तो वहाँ राजा के खिलाफ नहीं, वहाँ ब्रिटेन के खिलाफ थी, उपनिवेशवाद के खिलाफ थी। तो और भारत में जो क्रांति हुई वो उपनिवेशवाद के खिलाफ थी। बाकी बात करें फ्रांस में बात करें तो ये क्रांति वहाँ राजा के खिलाफ थी। रूस की क्रांति भी राजा के खिलाफ थी। इंग्लैंड की क्रांति भी राजाओं के अधिकारों को सीमित करने के लिए क्रांति थी। इस तरह से अधिकांश क्रांतियाँ राजाओं के अधिकारों को सीमित करने के लिए या उनको पदोच्चेत करने के लिए ही हुई। तो उसी क्रम में हम थोड़ा सा पीछे चल के देखते हैं। फ्रांस में लुई 16वां से बात करते हैं। लुई 16वां था जब 1789 की क्रांति हुई। उससे पीछे छोड़ थोड़ा सा चल के देखते हैं लुई 14वां। इसका कारण ये है क्योंकि वहाँ से थोड़ा सा ये अधिक बदलाव आए हैं और वहाँ से हम शुरू करते हैं। लुई, कल हम लोगों ने जो बात की थी जो भारत में फ्रांस, इससे पहले पहले वीडियो में फ्रांस ने जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी वो यही दौर था, आपको याद होगा 1666। यही दौर था। लुई 14वां था उस समय शासक और उसने पूरे विश्व में फ्रांस के विकास को पहुंचाया। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो शासक है लुई 14वां, 72 वर्ष से अधिक, 72 वर्ष 100 दिन लगभग राज्य किया इसने। इतना लंबा, यूरोप का सबसे लंबा इतिहास में है, लंबा शासनकाल है। तो ये ऐसे कैसे हो गया 72 वर्ष तक? हुआ ये कि जो इससे इसका जो पिता था लुई 13वां, अब ये लुईस, अंग्रेजी में लुईस कहते हैं, LUI से S, और हिंदी में लुई। ये जो बूर्बो वंश था, बूर्बो, उसके जो भी शासक बनते गए वो उनका क्रम है। ये लुई के नाम से वो राज शासन करते थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह से। और ये 14वां शासक था उस वंश का। लुई 13 उसका फादर था। उसकी
इसका जन्म होता है 1638 में, और 43 में इसके फादर की डेथ हो जाती है। इसकी जो राजा था लुई 13वां, उसकी मृत्यु हो जाती है। वो अपनी रानी को छोड़ के जाता है, हालांकि उसको आभास हो जाता है, और उसने अ, इसकी शासनकाल की घोषणा कर दी कि किस तरह से शासन चलेगा। उसने मंत्रिमंडल जो था, कार्डियन मारिजान था उसके नेतृत्व में, उसके अधीन शासन को कर दिया था, और आधिकारिक तौर पर लुई 14वां के लिए घोषणा कर दी थी। इसकी जो माँ थी ऑस्ट्रिया की थी। अक्सर ऑस्ट्रिया और फ्रांस के सामाजिक संबंध रहे हैं। तो इसकी माँ के संरक्षण में और जो शासनकाल चलता था वो मुख्यमंत्री कार्डिनल के अनुसार चलता था। तो इसकी जब ये 5 साल का था तो इसके पिताजी की मृत्यु हो गई, यानी राजा जो लुई 13वां था उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद शासन इसके नाम से चलने लगा। ये अत्यंत योग्य तो था, लेकिन निरंकुश आगे चल के बना है, जब 1661 में जो इसका मुख्यमंत्री था उसकी मृत्यु हो जाती है, और फिर ये पूर्ण रूप से शासक बन जाता है, जिसमें उसने अपने आप को शासक के रूप में घोषित कर दिया, और फिर उसने कहा कि किसी मंत्रिमंडल की मुझे ज़रूरत नहीं है और मैं अकेला चलाऊँगा। उसने कहा था 1961 में, 1661 में ही उसने कहा था कि मैं ही राष्ट्र हूँ, अब हम मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका जो है उस समय तक परिपक्व हो चुका था शासन में। अधिकांश युद्धों में उसे सफलता मिली, लेकिन फ्रांस की जो पूरे विश्व में वो उसने फैला दिया था, सभी जगह युद्ध होते थे, और व्यापार भी पूरे विश्व में फैला हुआ था। लेकिन फ्रांस की जनता इतनी खुश नहीं थी, हालांकि इतनी दयनीय दशा नहीं थी। इसके बाद जो शासक है लुई 15वां के शासनकाल में जनता ज़्यादा दुखी हो गई। 1715 तक उसका शासन रहा था, लुई 14वां का 15 से 74 तक रहा ये लुई 15वां का। ये पूर्णतः अयोग्य निकला, विलासी था, निष्क्रिय, आलसी, अदूरदर्शी, ये इसके लक्षण रहे। सप्तवर्षीय युद्ध ये बहुत फेमस है फ्रांस के इतिहास में और पूरे यूरोप के इतिहास में। पूरे विश्व में फ्रांस से अलग अलग जगहों पर युद्ध होते रहे। अमेरिका में हुआ, अमेरिका, उत्तरी अमेरिका जिसमें कनाडा के क्षेत्र थे, उस क्षेत्र में उसमें भी हार, इसमें भी हार हुई इसकी, और भारत में भी हुआ। भारत में भी जब ये वहाँ पहुँच गए थे, और अंग्रेज़ों की सहायता से कई भारत के जो भारत में जो युद्ध लड़े गए फ्रांस के अगेंस्ट में, उसमें भी इसकी हार हुई, भारत में भी हार हुई। इसी दौर की बात है। तो ये जो हार हुई लगातार, ये इसकी नाकामी है, ये इसकी असफलता दर्शाती है, और इसका पूरा बोझ जनता पर पड़ा। इसके बाद जो आता है लुई 16वां ने तो बिल्कुल ही बेड़ा गर्क कर दिया फ्रांस का। देखिए, जब हमने अभी बात की थी कि फ्रांस का ऑस्ट्रिया से सामाजिक संबंध होते थे, तो लुई 16वां है, उसकी भी जो रानी थी एंतोयत, ये भी ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। तो ये इस राजा के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव था। ये नहीं जो ये कहती थी वही राजा करता था, और इसकी वजह से ये अयोग्यता यहीं से उसकी शुरुआत हो जाती। निरंकुश है, स्वेच्छाचारी, अकर्मण्य है, ये राजकुमारी का जो अत्यधिक प्रभाव है, और रानी फिजूल खर्ची है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात थी। रानी ने बर्बाद कर दिया फ्रांस को। रानी की अविवेकतापूर्ण का एक इतिहास में एक वाक़या आता है कि एक बार राजा रानी जा रहे थे, तो जनता भूख से त्राहि थी, भूख से चिल्ला रही थी, रोटी रोटी चिल्ला रही थी, जिसमें रानी ने कहा कि इनको रोटी नहीं है तो केक क्यों नहीं खा लेते, केक क्यों नहीं खरीदते।
जबकि इसको पता ही नहीं था रोटी सस्ती होती है, यानी ब्रेड सस्ते होते हैं और केक महंगा होता है, ये महंगा होता है। तो इसको बिल्कुल भी समाज की जानकारी नहीं थी। तो ये हालत थी, और ऐसी हालत में विदेशों से युद्ध भी हुए थे। ऐसी हालत में यहाँ की क्रांति की शुरुआत हुई, जनता इनसे विमुख हो गई। ये राजनीतिक कारण रहे। लुई 14वें से शुरू होते हैं, लुई 15वां और 16वां तक। लुई 16वें पर आके जनता का धैर्य टूट जाता है और क्रांति कर देती है। क्रांति में हम लोग बात करेंगे कैसे कैसे हुई, इसकी चर्चा आगे करते हैं घटनाओं में। अब दूसरे कारण पर चर्चा कर लेते हैं। पहले सामाजिक कारण क्या थे, सामाजिक स्थिति को समझ लेते हैं कि फ्रांस में सामाजिक स्थिति कैसी थी। देखिए, अमूमन हर जगह, हर समय, हर देश में समाज में विविधताएं होती हैं, ऐसे ही वहाँ भी थी। प्रथम यहाँ पर स्टेट की से बात करेंगे। प्रथम स्टेट था, द्वितीय और तृतीय, 3 स्टेट के नाम से विभाजित था समाज। प्रथम स्टेट में जो आता था वो पादरी वर्ग आता था, यानी वहाँ पर ईसाई थे, तो पोप और पादरी सब उसमें उच्च वर्ग में आते थे। इसमें प्रथम स्टेट में आते थे। प्रथम स्टेट भी 2 भागों में बटा हुआ था। एक तो उच्च वर्ग जिसमें पोप बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े हैं, इनको टीथ, इनका जो आय का स्रोत है टीथ, इनके जो सामाजिक ढांचा था वो ऐसे था, इनको कुछ क्षेत्र निर्धारित कर दिया जाता था और वो चर्च के अधीन होता था। उस पर चर्च का अधिकार होता था, अपना कर लेता था, जिसको टीथ कहते थे। टीथ, चर्च को कर कर के रूप में देना, वो टीथ कहलाता था। और इस तरह से इनकी परमानेंट इनकम थी। जिन और ये लोग कुलीन होते थे। तो ये इसके चलते क्या हुआ, भ्रष्ट हो गए ये लोग, करों से मुक्त थे, इनके ऊपर कर नहीं लगता था, अनैतिक हो गए और विलासी हो गए, अय्यासी टाइप हो गई लोग। इसी में एक निम्न वर्ग भी था जो आर्थिक रूप से निम्न स्तर का होता था। ये लोग धार्मिक कार्यों का संपादन, इन्हीं धर्म का प्रचार करते थे दूर दूर जाकर, और ये भी सभी करों से मुक्त थे। लेकिन ये ईमानदार और सादा जीवन बिताते थे, इनके पास ज़्यादा पैसा नहीं होता था। ये तो था जो धार्मिक जो वर्ग था। अब बात करते हैं कुलीन वर्ग। कुलीन वर्ग मतलब जो शासन सत्ता के इर्द गिर्द है, जो चापलूसी वाले हैं, कुछ मंत्री हैं, जंत्री हैं, सामंत हैं, ये लोग इसमें आते थे। इसमें सामंत हैं, उच्च वर्ग के पदों पर आसीन लोग हैं, जैसे सेना का जो नेतृत्व कर रहा है, सेना के बड़े बड़े अधिकारी हैं, वो सब कुलीन होते थे। और मंत्री जितने भी होते थे राजा के, वो सब कुलीन होते थे। शासन से इनका सीधा संपर्क रहता था। आय का स्रोत इनका विभिन्न प्रकार के कर ये इनको मिलते थे। सामंत जो वगैरह है वो अपना कर लेते थे। और ये जो सैनिक जो अधिकारी हैं उनको भी अलग से ज़मीन दे दी जाती थी, सामंतों के अनुसार ही वो भी कर लेते थे। ये जो राजा को कर नहीं देते थे, किसी भी प्रकार के करों से मुक्त थे। अब ये भी जब ऐसे ही हो जाता है तो भ्रष्ट, अनैतिक जो विलासी जीवन इनका होना स्वाभाविक ही हो जाता है। अब बचता है तीसरा जो स्टेट है, जनसाधारण वर्ग। जनसाधारण वर्ग, इसमें मध्यम वर्ग में जो सामान्य लोग हैं जो अपना गुजारा कर सकते हैं। आज भी हम देखते हैं समाज में मध्यम वर्ग सबसे बड़ा वर्ग है। किसान हैं, कारीगर हैं, मजदूर हैं, व्यापारी हैं। और इम्पॉर्टेंट ये है, इस वर्ग में इम्पॉर्टेंट ये है, बुद्धिजीवी वर्ग भी इसी वर्ग में शामिल होता है। इनके पास पैसा नहीं होता और ये हमेशा राजा के अधीन या राजा के इर्द गिर्द नहीं होते हैं। इसमें डॉक्टर हैं, वकील हैं, जो इंजीनियर्स हैं बड़े बड़े, ये लोग सब इसमें आते हैं। ये बहुत बड़ा वर्ग है, ये पूरा बहुत बड़ा वर्ग है। देखिए, क्रांति कभी भी होती है तो प्रथम स्टेट से भी नहीं होगी, यानी जो पहला वर्ग है वो भी नहीं होगी और दूसरे वर्ग से भी नहीं होगी। तीसरे वर्ग ही परेशानियों का सामना करता है। सभी कर इन्हीं को देना पड़ते हैं, तो परेशानी इन्हीं को होगी और इन्हीं के ऊपर सारी हर तरह की जो विविधाएं हैं
जो परेशानियां हैं इन्हीं के खाते में आती हैं। और थोड़े से और बात कर लेते हैं आर्थिक कारण। देखिए आर्थिक कारण सब उसी से जुड़े हुए हैं, ऊपर वाले कामों जो कारण हैं उन्हीं से जुड़े हुए हैं। राजा की फिजूल खर्ची है तो आर्थिक कारण होगा, देश कंगाल हो जाएगा। युद्धों में अत्यधिक खर्च, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार वगैरह, ये बहुत सारे 7 वर्ष जो बात की थी 15वें के साथ में। अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ उसमें फ्रांस ने भाग लिया था लुई सोलेबे के समय पर। और इस तरह से ऋण का अत्यधिक बोझ पड़ गया इस फ्रांस के ऊपर। जब अत्यधिक बोझ पड़ गया तो फिर क्या किया, अब अतिरिक्त इनको कहाँ से आए, आमदनी कहाँ से आए, इसके लिए अब अतिरिक्त कर लगाना पड़ेगा। तो जिसके लिए उन्होंने आएगा कहाँ से, तो इसके लिए कोई न कोई नया रास्ता निकालना पड़ेगा। अब अन्य कारण जिसकी बात हम कर रहे थे वो देखिए बुद्धिजीवी वर्ग। ये बुद्धिजीवी वर्ग कौन से, तृतीय स्टेट में, ध्यान रखिए। ये लोग जनसाधारण लोग हैं। ये अपना विचार समाज को देते हैं और समाज उनके विचारों को से प्रभावित होता है और फिर राजा के खिलाफ उठ खड़ा होता है। ये हर जगह ऐसे ही होता है। तो यहाँ जो वाल्टेयर हैं, ध्यान रखिए, वाल्टेयर का एक है लेटर्स ऑन द इंग्लिश चैनल, इम्पोर्टेंट है, लेटर्स ऑन द इंग्लिश चैनल। ये इंग्लैंड की उदार नीति, इंग्लैंड में और फ्रांस में इसका विश्लेषण है, फ्रांस का। और इसमें इस किताब में वाल्टेयर ने इंग्लैंड की उदार नीति और फ्रांस में व्याप्त बुराइयों का विश्लेषण किया था, जिसको समाज ने पढ़ा और शासन सत्ता के खिलाफ उठ खड़ा हुआ। मॉन्टेस्क्यू की द स्पिरिट ऑफ लॉस, इसमें भी दैवीय जो शक्ति होती है राजा की, दैवीय अधिकार होते हैं, उसके खिलाफ उसने वर्णन किया है। रूसो की एक बहुत फेमस किताब है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इसमें व्यक्ति को जन्मजात स्वतंत्रता का पक्षधर है रूसो। तो इस तरह से, और रूसो ने तो बहुत सारी चीज़ें कही हैं स्वतंत्रता समानता के लिए। तो इस तरह से ये जो बुद्धिजीवी वर्ग है जिसने जनता को प्रभावित किया और क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया। अब एक तात्कालिक कारण पर चर्चा करते हैं। देखिए जब राजा को आर्थिक संकट है, झेलना पड़ रहा है, तो उसके लिए राजा ने सोचा कि अतिरिक्त कर लगाया जाए। अतिरिक्त कर लगाने के लिए राजा ने कहा कि भाई ऐसे तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि ये है 1789 की बात, 1789 की बात है। और ये बैठा है कब, ये जो लुई सोलेबा है 1774 में बैठा है, तो ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं। अभी इसने कहा कि जो हमारे स्टेट हैं, ये तीनों जो ग्रुप हैं, उनकी एक मीटिंग बुलाई जाए, उनकी एक सभा बुलाई जाए। एक चीज़ और बताते चलें, 1614 लुई 13वां का काल है ये। उस समय ये जो नेशनल असेंबली थी इनकी, उसका असेंबली थी, उसकी बैठक बुलाई गई थी, कि अंतिम बैठक हुई थी। उसके बाद किसी ने बैठक नहीं बुलाई। जैसे हम देखिए पीछे हमने इसीलिए चर्चा की थी, लुई 13वां एक संवैधानिक विचारों वाला व्यक्ति था और जनता के विचारों को ध्यान में रखता था शासन के समय पर। उसके बाद लुई 14वां आया, तो फिर 1661 तक तो वो मुख्यमंत्री के काल, जो मंत्रिमंडल 13वां छोड़ के गया था उसी के अधीन काम करता रहा। लेकिन 1661 के बाद उसने निरंकुशता दिखाई और वहाँ से फिर उसने किसी मीटिंग को कोई तवज्जो नहीं दी। अंतिम बैठक इसकी 1614 में हुई थी। उसके बाद और वो 1715 तक रहा। 15 के बाद में 74 तक, 1774 तक लुई 15वां रहा, वो तो निरंकुश था और ये उसको तो कोई मतलब ही नहीं था। उसने तो जो अधिकार मिले थे व्यवस्थापिका को, वो भी अधिकार छीन लिए थे। उसके बाद
ये श्रीमान जी आए लुई सोलेबा, इन्होंने तो कुछ ध्यान ही नहीं दिया, ये तो बिल्कुल डूबे हुए थे, उन्हें कोई लेना देना नहीं था, कैसे शासन चल रहा है उन्हें कोई मतलब नहीं था। बाद में जब इतना आर्थिक संकट आ गया तो फिर उन्होंने एक नेशनल असेंबली की बैठक की पेशकश की, जिसके अधीन जिसके अंतर्गत तीनों स्टेट को बुलाया जाना था। तीनों स्टेट मतलब पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग दूसरा स्टेट और तृतीय स्टेट जनसाधारण। तो इस तरह से यहाँ इस असेंबली को बुलाने के लिए चुनाव हुए। चुनाव में 300 रिप्रेजेंटेटिव, 300 प्रतिनिधि, पहले और दूसरे से 300 पहले और फर्स्ट से 300, दूसरे से भी 300 और तीसरे से 600 प्रतिनिधि शामिल हुए। अब ये ध्यान रखिए कि जो पहला और दूसरा है ये कर देता नहीं है, अब इन पर कर लगाने की व्यवस्था बनाने के लिए ये सब किया जा रहा था। तो और ये लोग कर देते हैं, इस पर निर्णय लेना था। अब इसके बाद इन्होंने जो तय किया कि भाई फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट ये दोनों अलग अलग मीटिंग करें और वहाँ से उनका जो निर्णय होगा वो अपना अपना मत देंगे और ये लोग अलग करें, यानी 3 मत शामिल होना चाहिए। फर्स्ट का अलग एक मत, दूसरे का एक मत और तीसरे का एक मत। अब इसमें जब 2 मत एक जैसे हो जाएंगे, जो कर नहीं देते वो तो स्वाभाविक है, वो तो जो कर लगाने की व्यवस्था है उसके अगेंस्ट में ही वोट डालेंगे, उनका मत होगा और ये अकेला रह जाएगा। तो ये लोग समझ चुके थे तीसरे स्टेट वाले कि हमारी तो हार होना निश्चित है। तो इसलिए ये इनकी ये मांग थी कि भाई सभी 1200 जो मेंबर्स हैं वो सब एक साथ बैठें और एक साथ फैसला करें। एक यानी प्रत्येक प्रतिनिधि का एक वोट होना चाहिए। तो 1200 वोट हो जाएंगे, 1200 में जो फैसला होगा वो हमें मान्य होगा। लेकिन ये लोग तैयार नहीं हुए और इन्होंने राजा को राजा का प्रभाव था इनका। तो राजा ने जब मीटिंग बुलाई जानी थी तो राजा ने इसको इनके जो तीसरा स्टेट था उनके लिए दरवाजे बंद कर दिए, जहाँ से इनको आना था इनके दरवाजे बंद कर दिए। तो ये लोग वहाँ जब ये 20 जून की घटना है, 20 जून की घटना है, मीटिंग के लिए आए हुए थे लोग, तीसरे स्टेट के लोगों के लिए दरवाज़ा बंद कर दिया। तो फिर इन्होंने आगे पड़ोस में ही एक टेनिस कोर्ट था, उसमें ये सब बैठ गए आके। ये आप देख रहे हैं, ये वहीं की घटना है, ये इम्पॉर्टेंट है। टेनिस कोर्ट की घटना फ्रांस में बहुत इम्पॉर्टेंट है। 20 जून 1789 की बात है, जब मीटिंग के लिए ये लोग आए हुए थे तो थर्ड स्टेट के लोगों के लिए गेट बंद हो गया। तो ये लोग टेनिस कोर्ट में बैठ गए और वहाँ पर इन्होंने शपथ ली कि अब हम संविधान बनाकर ही, संविधान के जो प्रस्ताव है, प्रारूप है, बनाकर ही अब उठेंगे। और ये शपथ ली जा रही है, यहाँ पर देख रहे होंगे। इनका नेतृत्व है मिराबो और आबेशिये ने किया था, ध्यान रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिराबो और आबेशिये, इन्होंने इसका नेतृत्व किया। ये 20 जून की घटना है और यहाँ से इस संविधान के प्रस्ताव की रूपरेखा तैयार हो गई यहाँ से। इसके बाद अगली घटना 14 जुलाई को हुई, जिसमें बास्तील, जो आप देख रहे हैं, बास्तील का दुर्ग निरंकुशता का एक प्रतीक था। यहाँ से निरंकुश शासन का प्रतीक था। यहाँ दंड दिया जाता था, यहाँ जेल थी, यहाँ कैदी जेल में रहते थे और यहीं पर आर्मोरी थी, यहाँ पर जहाँ पर हथियार रहते हैं। तो बहुत ये कहानी हो चुकी थी उस समय। हालांकि ये जो कहानी घटी इससे जनता खुश नहीं थी। ये जो टेनिस कोर्ट की घटना थी इससे जनता खुश नहीं थी, क्योंकि ये लोग आबेशिये और ये लोग इसमें भी जो चुन के गए थे ये सब पैसे वाले लोग थे, इनमें भी उच्च वर्ग के लोग थे। तो आम जनता थी, आम जो जनसाधारण था वो इनसे खुश नहीं था और इन्होंने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई और सबसे पहला हमला बास्तील का दुर्ग, उस पर हमला किया 14 जुलाई। ये इम्पॉर्टेंट डेट है फ्रांस के इतिहास में। स्वतंत्रता के लिए ये 14 जुलाई बहुत महत्वपूर्ण है। 14 जुलाई को ही स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो
ये यहाँ से क्रांति की शुरुआत हो गई। और प्रमुख घटनाएं क्या क्या घटी देखते हैं। देखिए, संविधान निर्माण की जो थी प्रक्रिया टेनिस कोर्ट में, अभी भी चर्चा की है। टेनिस कोर्ट की घटना के समय तृतीय स्टेट राष्ट्रीय सभा घोषित होने के बाद इन्होंने कहा जो तृतीय स्टेट था वही राष्ट्रीय सभा होगा। घोषित होने के बाद संविधान सभा के रूप में इसको परिवर्तित कर दिया कि हम ही राष्ट्रीय सभा हैं, नेशनल असेंबली, और हम ही संविधान सभा हैं। इस इसने संविधान का प्रारूप तैयार किया। 1791 में इस सभा के द्वारा जो संविधान बनाया गया उसको लुई 16 ने स्वीकृति दे दी 1791 में। ध्यान रखिए, इसमें राजा की शक्तियों को सीमित कर दिया गया। व्यवस्थापिका का निर्वाचन सक्रिय नागरिकों द्वारा, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें सक्रिय नागरिकों के द्वारा निर्वाचन होना था। सक्रिय नागरिक मतलब देखिए, सक्रिय नागरिक कौन है? 25 वर्ष से अधिक के पुरुष केवल, और वो पुरुष जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर देते हो, ऐसे, यानी अब पैसे वाले ही सक्रिय नागरिक माने जाएंगे और वही वोट डालेंगे, उन्हीं वोट डालने का अधिकार है इस संविधान के मुताबिक। संविधान बनाने के बाद राष्ट्रीय सभा भंग कर दी गई और व्यवस्थापिका के लिए अब चुनाव हुए, जिसमें मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, ये जैकोबिन क्लब बहुत फेमस है। जैकोबिन क्लब के हाथ में सत्ता आ गई, जिसका जो मुखिया है मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर है। ये सत्ता में आ गए। अब देखिए क्या होता है, ये सत्ता में आ गए। इन्होंने, ये हैं रोबेस्पियर जो आप देख रहे हैं। फ्रांस के इतिहास में 1793 से 94 का आतंक का राज कहा जाता है। वो क्यों? इसमें प्रमुख भूमिका रोबेस्पियर की थी। लुई 16वें पर मुकदमा चलाया गया और 21 जनवरी 1793 को फांसी पर लटका दिया गया राजा को। लुई 16वां को गिलोटिन एक मशीन थी जिस पर खड़ा किया जाता था और सिर धड़ से अलग कर दिया जाता था, वो गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। राजा रानी और उसका बेटा था जिसको राजकुमार घोषित कर दिया गया था, वो भी हम बात करेंगे। लुई 17वें के नाम से उसको घोषित किया गया था, वो भी उस पर 95 में उसको भी फांसी पर चढ़ा दिए गए। रोबेस्पियर ने अनेकों विरोधियों को फांसी की सजा दी, जो वो उसके विरोधी थे। शासन सत्ता के इर्द गिर्द जो भी लोग थे और जिनको वो विरोधी मानता था, सब पर केस चलवाए उसने और सबको फांसी की सजा दिलाई। अंत में वही हाल रोबेस्पियर का भी हुआ। रोबेस्पियर पर भी केस चला और उसको भी फांसी की सजा हुई। यहाँ पर एक चीज़ देखने की है कि जो व्यवस्थापिका के लिए चुनाव हुए, उस संविधान के तहत न्यायपालिका के लिए भी चुनाव हुए थे, न्यायपालिका भी चुनी हुई थी। इसलिए वहाँ पर जो शासक था उसको भी नहीं छोड़ा उस न्यायपालिका ने और उसको फांसी की सज़ा सुना दी। उसे जुलाई 1794 में गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया और आतंक का राज समाप्त होता है। अब इसके बाद जब आतंक का राज समाप्त हो गया, अब फ्रांस में एक नई शासन व्यवस्था शुरू होती है जिसको डायरेक्टरी सिस्टम कहते हैं। डायरेक्टरी सिस्टम शुरू होता है जिसमें 5 सदस्य होते हैं। 5 सदस्य होते हैं। अब 5 सदस्यों की कभी भी और वही प्रमुख हैं, शासन के प्रमुख व्यक्ति हैं। इनमें खींचातानी बनी रहती थी। ये आलसी लोग थे, ये ज़्यादा नहीं, 4-5 साल ही चल पाई डायरेक्टरी। उसी दौर में ये बहुत इम्पोर्टेंट आता है, वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट इन फ्रेंच हिस्ट्री जो है नेपोलियन बोनापार्ट का। नेपोलियन बोनापार्ट को अगर नहीं समझा तो फ्रांस की जो इतिहास है उसमें बहुत अधूरा रह जाता है। 15 अगस्त 1789 से 5 मई 1821 ये इनका जीवन काल है। 1799 ये जब डायरेक्टरी थी, उस समय डायरेक्टरी सिस्टम था, उस समय ये सेना प्रमुख है। ये कौन है? सेना प्रमुख है। अब इसमें जो डायरेक्टरी है वो ठीक से काम नहीं कर रही, कोई भी
ठीक से फैसले नहीं ले रही, जो निर्णायक फैसला होता है वो इनको अच्छा नहीं लगता, और इसमें इनको जब अच्छा नहीं लगता और ये प्रथम काउंसिल के रूप में नियुक्त हो जाते हैं 1789 सॉरी 99 1799 में ये प्रथम काउंसिल के रूप में जो डायरेक्टरी है उसमें इनको ले लिया जाता है। बाकी लोग तो सब अकर्मण्य हैं, तो 1804 में इनको मौका मिलता है और इन्होंने डायरेक्टरी भंग कर दी। डायरेक्टरी भंग कर दी, भंग करके और खुद को सम्राट घोषित कर दिया और तानाशाही का शासन शुरू कर देते हैं। ये ध्यान रखिए कि ये तानाशाह जरूर साम्राज्यवादी सोच है, लेकिन सुधारवादी नीति है। सुधार इन्होंने किए, जो संवैधानिक यानी जो जनता के लिए चाहिए था वो किया, और जो किया उसको, जो इन्होंने सुधारवादी नीति अपनाई उसी को 1804 की नागरिक संहिता के नाम से जाना जाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको हम आगे अलग से बनाया है, इसके लिए अलग से नोट्स हैं। 1815 में वाटरलू के युद्ध में यूरोप की संयुक्त सेनाओं, जिसमें ब्रिटेन की सेना भी थी, प्रशा की थी, इटली की थी, ऑस्ट्रिया की थी, ये सब की संयुक्त सेनाओं ने इनको पराजित किया। क्योंकि साम्राज्यवादी नीति थी तो इन्होंने फ्रांस को ही नहीं, फ्रांस के पड़ोस वाले जो राज्य थे, बहुत सारे राज्यों को अपने अधीन कर लिया था और अपनी अधीन करते जाते रहे, और उसमें जो नागरिक संहिता थी वो लागू होती जा रही थी। तो इस तरह से जो राजतंत्र था वो पूरे यूरोप से ख़त्म होता जा रहा था। तो सभी राजा इकट्ठे हुए और पूरे यूरोप के जो बड़े बड़े देश थे, उस समय ऑस्ट्रिया है, प्रशा है, सर्डिनिया, पीडमंट जो उस समय इटली के राज्य थे, और ब्रिटेन की सेनाओं ने भी इकट्ठा होकर, क्योंकि इन्होंने ब्रिटेन पर भी अधिकार करना था, तो ब्रिटेन को ये पता चल गया था कि ये अब इनको भी चिन्ह नहीं छोड़ेगा। तो सबकी सेनाओं ने मिलकर वाटरलू के युद्ध में इनको हराया। इसके बाद इसको बंदी बना लिया गया, सेंट हेलेना द्वीप पर इसको कैदी के रूप में भेजा गया, जहां 5 मई 1821 में उनकी मृत्यु हो जाती है। अब क्या होता है, ये है इनकी नेपोलियन की नागरिक संहिता, बहुत फेमस है, जिसमें क्या जो इम्पोर्टेंट सुधार हैं, ये जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए, कानून के समक्ष सबकी बराबरी, कोई किसी को अलग से अधिकार नहीं है, संपत्ति को सुरक्षित रखा, जिसके पास जितनी संपत्ति है वो अपना उसका इस्तेमाल कर सकता है। इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण और के अधीन जो भी क्षेत्र थे, यानी जो भी विजित क्षेत्र थे, उन पर भी लागू किया जाता था। सामंती व्यवस्था को खत्म कर दिया गया और किसानों को भूदासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई। अब देखिए, ये जब ऐसे सुधार हो रहे हैं तो लोगों को अच्छा लग रहा है। यातायात और संचार व्यवस्थाओं में भी सुधार किया गया। ये सारे नेपोलियन के सुधार थे, बहुत इम्पोर्टेंट हैं। अब बात करते हैं, जब इसको हरा दिया और उसके बाद वियना संधि हुई। वियना संधि मतलब जो भी राजा थे सबने एक संधि की। वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी थी, जिसका जो चांसलर था ड्यूक मेटरनिक, उसने मेज़बानी की। देखिए, ये सब ने मिलकर हराया था, ब्रिटेन, रूस, प्रशा, ऑस्ट्रिया, ये सब ने मिलकर हराया था। मेज़बान इसका जो संधि थी, जो इकट्ठे हुए थे, कांग्रेस, वियना कांग्रेस भी कहते हैं इसको, उसकी जो होस्ट जिसने किया वो मेटरनिक था, ड्यूक मेटरनिक। नेपोलियन के द्वारा किए गए बदलाव खत्म कर दिए गए। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बुर्बो वंश को सत्ता में बहाल किया गया। ये ध्यान रखिए, ये लुई 18वां, आगे हम बात करेंगे, ये शासन में आ गया। फ्रांस ने उन इलाकों को खो दिया जो नेपोलियन के अधीन कब्जा, यानी अब सबने अपना अपना बांट लिया। फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य स्थापित कर दिए गए ताकि भविष्य में फ्रांस विस्तार न कर सके। वो कैसे थे? उत्तर में नीदरलैंड, जिसमें बेल्जियम भी शामिल था, दक्षिण में पीडमंट जो इटली का इलाका था, पीडमंट जिन्होंने जोड़ दिया गया। प्रशा को पश्चिमी सीमाओं पर महत्वपूर्ण नए इलाके जैसे दिए गए। ऑस्ट्रिया को इटली के कुछ नियंत्रण सौंप दिया गया। पूर्व में रूस को पोलैंड का हिस्सा एक दे दिया गया। इस तरह से इन्होंने सब बंदरबांट कर ली।
इसके बाद वियना संधि के बाद फ्रांस की बात करते हैं तो यहाँ पर बूरो वंश आगे आता है और लुई 18वां 17वां की बात कर रहे हैं, जो 16वां का बेटा था उसको भी मार दिया गया था, तो 17वां नहीं आया, इसलिए लुई 18वां का बात होती है इसमें। लुई 18वां आया और ये श्रीमान जी उसका जो भाई था लुई 16वां का, जब यहाँ पर क्रांति हुई थी 1789 की, उस समय विदेशों में भागे प्रवास के लिए अपनी जान बचा के। नेपोलियन के समय पर भी विदेशों में रहा। 1815 में जब नेपोलियन की हार हुई तो फिर ये और वियना संधि हुई, तब ये आ जाते हैं और इनको शासन, फ्रांस का शासन इनके हाथ में सौंप दिया जाता है वियना संधि के तहत। 1828 में इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अन्य क्रांतियों की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। 1808 ये जो इनकी 28 में मृत्यु हो जाती है, तो 28 में चार्ल्स दशम को शासन मिल जाता है। ये हैं चार्ल्स दशम। ये हालांकि 18 जो लुई 18 है उसने शासन ठीक चलाया, लेकिन इन्होंने उसके उलट निरंकुशता दिखाई और ये बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था व्यवस्थापिका में। तो इन्होंने, श्रीमान जी ने क्या किया, इंग्लैंड के जो इसकी निरंकुशता का एक उदाहरण है, इंग्लैंड के राजा की तरह शासन करने की अपेक्षा मैं लकड़ी चीरना अधिक पसंद करूंगा। इंग्लैंड के राजा का मतलब वहाँ पर एक उदारवादी नीति चल रही थी 1688 के बाद से। राजा की शक्तियाँ सीमित कर दी गई इंग्लैंड की क्रांति के बाद। तो उसका उदाहरण देके श्रीमान जी ने ये कहा था कि इंग्लैंड के राजा की तरह शासन करने की अपेक्षा मैं लकड़ी चीरना पसंद करूंगा। ये वाक्य थे इनके। और 18 जुलाई 1830 में इन्होंने अध्यादेश जारी कर दिए 3-4, जिसके तहत प्रतिनिधि सभा को भंग कर दिया गया, प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया गया, मताधिकार सीमित कर दिए गए और सभा का जो कार्यकाल था वो भी घटा दिया गया। और इस कारण से ही जुलाई में क्रांति शुरू हो गई 1830 में ही, जिस चार्ल्स दशम के खिलाफ। और उसके ये श्रीमान जी भाग गए फिर इंग्लैंड में जिसकी बुराई करते थे वहीं भाग गए और अपने पोते को छोड़ गए। जनता ने पोते को स्वीकार नहीं किया, जनता ने उनके पोते को स्वीकार नहीं किया और एक संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की, जिसके अध्यक्ष लुई फिलिप बनाया गया। यानी अब कमान लुई फिलिप को दे दी गई, संविधान बना दिया गया और एक व्यवस्थापिका का इंतजाम कर दिया गया, जिसके तहत अब शासन लुई फिलिप के अधीन आ गया। यहाँ लुई फिलिप है जो बूर्बो वंश का नहीं है, ऑर्लियंस वंश का है, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। लुई फिलिप का ये शासन है वो जनता का शासन कहा जाता है। फ्रांस में अब बूरो वंश के स्थान पर ऑर्लियन वंश की स्थापना हो गई। अब इसके बाद की कहानी क्या बनती है देखते हैं। 1830 में लुई फिलिप आ जाते हैं और इसके बाद लुई फिलिप ने अच्छा काम किया, लेकिन फिर भी बहुत सारी कमियां रह गई इनकी शासनकाल में। तो विदेश नीति भी इनकी अच्छी नहीं मानी जाती। बहुत सारे कारण थे जिसके कारण इनके खिलाफ भी क्रांति शुरू हो गई 1848 में। क्रांति हुई जिसमें फिलिप को हटा दिया गया और 1849 में नेपोलियन तृतीय जो नेपोलियन प्रथम का भतीजा था, संवैधानिक राष्ट्रपति घोषित कर दिया। इन श्रीमान जी ने क्या किया, 1851 में सत्ता अपने हाथ में ले ली और 52 में अपने आप को सम्राट घोषित कर दिया। अब सम्राट घोषित कर दिया तो जो गणतंत्र था वो खत्म हो गया। अब यहाँ राजतंत्र फिर शुरू हो गया। राजतंत्र शुरू होने के बाद जनता का वही हाल हो गया। लेकिन 1870 में स्पेन का शासन के हस्तक्षेप, इन्होंने ज़्यादा ही कुछ किया। जब हम जर्मनी का एकीकरण पढ़ेंगे तब इनकी चर्चा करेंगे कि इन्होंने स्पेन में ज़बरदस्ती अपनी टांग अड़ाई और वहाँ पर एक लियोपोल्ड नाम का शासन जिनको हाथ में मिलना था, जिनकी दावेदारी थी, वो प्रशा का सम्राट का रिश्तेदार था। तो उसका इन्होंने विरोध किया कि नहीं भाई, प्रशा के ये सख्त खिलाफ थे, नहीं प्रशा का कोई भी रिश्तेदार इसमें शासक नहीं बन सकता। और इसके चलते इन्होंने प्रशा के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया और इस युद्ध में हार भी हुई इनकी। हार के बाद वहाँ का जो
मुखिया था, जो प्रधानमंत्री था, बिस्मार्क था। 1871 में इनकी हार हुई। हारने के बाद नेपोलियन तृतीय के खिलाफ विद्रोह शुरू हो गया और इसके खिलाफ विद्रोह हुआ और फिर एक नया संविधान बनाया गया जिसमें एक राष्ट्रपति का इंतजाम किया गया। तो फिर इस तृतीय गणतंत्र इसको कहा जाता है। पहला गणतंत्र 1789 वाला, दूसरा गणतंत्र 1848 वाला और तीसरा गणतंत्र ये 1871 वाला। चौथा गणतंत्र एक 1946 में, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, महिलाओं को मताधिकार, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। 1946 में अक्सर परीक्षा में भी पूछा जाता है। फ्रांस में महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? 1946 में, जब चौथा गणतंत्र यानी संविधान में बड़े रूप में बदलाव किए गए और अंतिम रूप में जो वर्तमान संविधान है उनका, वो 4 अक्टूबर 1958 में बनाया गया, जिसमें अंगीकृत किया गया 4 अक्टूबर को। वो वर्तमान में अभी भी चल रहा है। इसके बारे में थोड़ा सा और महत्वपूर्ण तथ्य बात कर लेते हैं, फिर अंत करते हैं इसका। महत्वपूर्ण तथ्य देखिए, ये जो ड्यूक मेटरनिख था, ऑस्ट्रिया का चांसलर, चूँकि पूरे यूरोप में क्रांति का जो प्रभाव पड़ा वो फ्रांस की क्रांति थी और वहीं से 48 के बाद की फ्रांसी क्रांति के बाद पूरे यूरोप में क्रांतियों का दौर शुरू हो गया, जिसके कारण ये उसने कहा था, ये शब्द कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को भी सर्दी जुकाम हो जाता है। ये किसने कहा था? ड्यूक मेटरनिख ने। 1789 में फ्रांस में प्रथम क्रांति, 20 जून को टेनिस कोर्ट की घटना इम्पोर्टेंट है ये। 14 जुलाई को बास्तील जो दुर्ग था उसका पतन हुआ। 1804 से 1815 तक का नेपोलियन का काल है फ्रांस में। 1815 में वियना में संधि होती है। वाटरलू के युद्ध में हार होती है, ध्यान रखिएगा, अक्सर पूछा जाता है। नेपोलियन की हार को भी ध्यान रखिए। नेपोलियन की हार किस युद्ध में हुई? नेपोलियन की हार वाटरलू के युद्ध में हार हुई। 1815 का वियना कांग्रेस, इसमें मेजबानी किसने की? ड्यूक मेटरनिख ने। 1815 में वुरो वंश जो कौन सा शासक बना? 18वां। और इसके बाद फ्रांस में जो 18 जुलाई 1830 की क्रांति के बाद 1815 में जो बूर्बो स्थापित हुआ था उसको ख़त्म हो गया और ऑलियंस वंश की स्थापना हुई। 1848 में लुई फिलिप को हटाकर गणतंत्र की घोषणा हुई, जो द्वितीय गणतंत्र कहा जाता है, जिसमें 21 वर्ष से ऊपर के ये बहुत सारी व्यवस्था की गई थी। 1852 में फिर ये राजतंत्र घोषित हो गया था नेपोलियन तृतीय के द्वारा। 1871 में उसके बाद फिर गणतंत्र बना। 46 में चौथा गणतंत्र और 1958 में अंतिम बार संविधान बना। कुछ बच्चों के लिए नोट्स भी हैं, ये अंतिम, ये यहाँ पर हमने सामूहिक पहचान बनाने के लिए फ्रांसीसी क्रांतियों द्वारा उठाए गए कदम, ये नोट्स भी नोट कर सकते हैं कुछ बच्चे। और यहाँ पर हमारा ये फ्रांसीसी क्रांति और फ्रांसीसियों का क्रांति का दौर और अंतिम जो उनका संविधान है, अंतिम गणतंत्र है, वहाँ तक की इतिहास आज ख़त्म होता है फ्रांस का। आगे हम जर्मनी और इटली के एकीकरण के विषय में पढ़ेंगे। तो ये यहाँ तक हम ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी ही।